Hi guys, welcome back to the GOC series. So in today's lecture, we'll study about the electronic effects, hyperconjugation, resonance, mesomeric effect and inductive effect. These are few of the topics that we'll see in today's lecture. Let's start. Alright, so let's start with the video. Today's video is about इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में बेसिकली आपका कोई भी मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने रिएक्ट करने के लिए लिया है ना. वेन एवर यू पुट एनी अदर थिंग विद इट दैट इज कॉल्ड एज द रिएजेंट. सो वेन एवर आई पुट अ रिएजेंट ऑन टू माई ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इधर उधर मूव करने लग जाएंगे. किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड के. सो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स विल बी सीन वेन एवर आई पुट अ रिएजेंट. नाउ सम ऑफ दीज इफेक्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी परमानेंट ऑन दैट ऑर्गेनिक compound and some of them are going to be temporary. So यही electronic effects के बारे में हम पढ़ेंगे कि when I put a reagent with that organic compound, the electrons inside that organic compound keeps on moving around. So वो सारे जो effects होते हैं उनको electronic effects बोलते हैं and that's what we are going to study in today's lecture. Let's start. सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो होते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि इफ़ आई हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड और इफ़ आई हैव टू अंडरस्टैंड द एसिडिटी और द बेसिसिटी कि यार ये जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो उन सारी चीज़ में भी हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट टेल्स अस कि यार कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है. इट टेल्स अस अबाउट द रिएक्टिव नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ज़्यादा रिएक्टिव है तो मैं उसको ज़्यादा यूज़ करूँगी. अगर स्टेबल कंपाउंड है मतलब रिएक्टिव कम है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिएक्शंस कम करेगा वो. सो ये सारी तीन मेजर चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड होती हैं इससे: स्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी एंड रिएक्टिविटी. ठीक है. देयर आर फोर मेजर इफेक्ट्स. देयर आर फोर मेन इफेक्ट्स. कौन से हैं? इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, हाइपरकॉन्जुगेशन है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है. ठीक है. दीज आर द फोर topics, these are the four electronic effects that we are going to study in today's lecture. एक एक करके सारे पढ़ते हैं. ठीक है. होता क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना. आई हैव सम ऑर्गेनिक कंपाउंड. उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो भी चीज़ मैं जैसे ही डालती हूँ, जैसे मान लो मैंने कोई रिएजेंट डाला, जैसे ही मैंने कोई रिएजेंट डाला वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू हो जाएगी. Electronic movements, because when I put a reagent, is called as electronic effects. So what will be the definition? It's the movement of the electrons. It's the movement of the electrons within the organic compound. Within the organic compound. When a reagent is added. When a reagent is added. ये हो गया इसका मतलब. ठीक है. चलो अब we'll start with the first effect that is your inductive effect. Inductive effect क्या होता है? पहले एक बार यहाँ पे देखो, जो मैं डायग्राम बनाऊंगी उसको देखो. Let's take a very basic example. क्लोरोमीथेन बनाते हैं. क्या बनाते हैं? क्लोरोमीथेन. कैसे बनाते थे क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर? एक मेथ है तो एक कार्बन हो गया है ना, एंड एक क्लोरो है इसी के ऊपर, तो Cl यहाँ पे लगा दो and the rest of them will go with the hydrogen atom. So that's my structure for chloromethane. अब इसमें ना ये वाली जो बॉन्ड है इसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं. अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, जब भी एक सिंगल बॉन्ड बनती है वो सिंगल बॉन्ड क्यों बन रही है? इस कार्बन में एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन जो है उन दोनों ने क्या कर ली? शेयरिंग कर ली बाय ओवरलैपिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स. सो इट्स वेरी सेफ टू से दैट देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स which makes up for that one covalent bond. CCl वाले में जो बॉन्ड बनी है, CCl वाली जो ये सिंगल बॉन्ड बनी है, it is because of these two electrons. One electron has come from the carbon and the other electron has come from the chlorine. ऐसे करके हमारी कोवलेंट बॉन्ड बनी है. बट रियल में क्या होता है? रियल में जैसे ही मैं कोई रिएजेंट इसमें पुट करती हूँ, what happens is C और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. कार्बन और क्लोरीन में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इट इज़ क्लोरीन, राइट? इट इज़ क्लोरीन. सो होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, दिस लोन पेयर आई कैन कॉल दिस, दिस आई कैन कॉल एज बॉन्ड पेयर.
दिस आई कैन कॉल एज बॉन्ड पेयर। ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक पेयर है, जैसे मैंने रिएजेंट डाला, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, वो अपने तरफ इस तरीके से क्या करेगा, खींच लेता है। इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट सिंगल बॉन्ड। सो जब भी ये सिंगल बॉन्ड होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, कहाँ होंगे, दे आर स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ क्लोरीन। तो मतलब क्या है इस चीज़ का, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग से एक बॉन्ड बना है, ये एक्चुअली में कहाँ पे है, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट मोर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ क्लोरीन। इज दिस क्लियर? दिस इज वॉट यू कॉल एज इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होता है फॉर दैट बॉन्ड, इट्स एक्चुअली नॉट प्रेजेंट इन बिटवीन द टू एटम्स। अगर ए और बी मेरे दो एटम्स हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेट्स से बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द more electronegative atom, and this is what you call as inductive effect। समझ में आया? अब inductive effect जो है दो तरीके से लगता है। कैसे? एक तो है जो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज सेड टू गिव माइनस आई इफेक्ट। वो क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। वो बीच में जो मीन पोजीशन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो व्हेन इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज सेड टू शो माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, yes, so the group which has donated this electron density to that XYZ atom, जो भी ग्रुप जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल रहा है कि ठीक है भाई ले जाओ, ये जो ग्रुप है दिस इज शोइंग plus I effect. So inductive effect is movement of this shared pair of electron towards one side in a single bond. इन अ सिंगल बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड्स नहीं, कुछ नहीं, जो सिंगल बॉन्ड होएगी, सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर वो एक साइड मूव करते हैं, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, पहली चीज़। दूसरा, जो अट्रैक्ट कर रहा है वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और जो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दे रहा है उसको हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज शोइंग प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, दैट इज वन थिंग। की पॉइंट क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अलोंग सिग्मा बॉन्ड, नॉट पाई बॉन्ड्स। थर्ड, इट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। मान लो आपके पास CCCCl ऐसे है ना, और एक ये कंपाउंड है, इसमें आपका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा शो होगा। इस बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा शो होगा क्योंकि ये कार्बन इस क्लोरीन के पास में है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्लोरीन इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सो द इंडक्टिव इफेक्ट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। क्लोजर इट इज़, more will be the inductive effect, more the minus I effect, more the plus I effect। जितना पास में होगा ग्रुप उतना प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, अब देर आर सम ग्रुप्स विच शो प्लस आई इफेक्ट। ये सारे के सारे क्या हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं एल्काइल ग्रुप्स? मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसे कंपाउंड है CH3 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 एंड H। इस कार्बन पे ये CH3 ग्रुप क्या कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बीच वाले कार्बन को दे रहा है कि भैया लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो। ये CH3 ग्रुप इज द अल्काइल ग्रुप वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज शोइंग अ प्लस आई इफेक्ट, दिस इज शोइंग अ प्लस आई इफेक्ट। अगर उसी की जगह मैं CH3 C आयोडीन H CH3 ऐसे लगा दूँ, यहाँ पे ये जो CH3 ग्रुप्स हैं ये अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, कार्बन को डोनेट करेगा, तो दे विल शो प्लस आई इफेक्ट। ऑन द अदर हैंड आयोडीन जो है, आयोडीन इज व्हाट, इट्स हैलोजन, हैलोजन्स आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या करेंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने पास में यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा। सो दिस आयोडीन इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट, दिस आयोडीन इज शोइंग माइनस I effect। So I have made a table for you. You can take a screenshot of this. प्लस आई इफेक्ट कौन कौन दिखाता है, अल्काइल ग्रुप्स हो गए, और D इज फॉर ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सबसे कम होता है, ड्यूटेरियम का इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू H। माइनस आई इफेक्ट NO2 CN ClOH, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम विल शो माइनस आई इफेक्ट, ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अब इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये वाला टॉपिक एक बार थोड़ा यहाँ पे
लेट्स हैंग ऑन, इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे स्टार मार्क करती हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट देख लो, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होगा, NO2 का होगा, फिर साइनाइड नाइट्राइल का, फिर COH, फिर FCl, Br एंड I। ये चारों हैलोजेंस में से क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल शो द मोस्ट माइनस आई इफेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, दैट इज देयर इज वन मोर अप्रोच। ये जो माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट होता है ना, इसका यूजुअली अपना जो केस होता है वो होता है एसिडिटी और बेसिसिटी पे, ठीक है। जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जितना ज़्यादा होगा, ग्रुप्स जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले होंगे और उसको अपने पास में खींचेंगे, it will increase the acidity of the overall organic compound. So more the minus I effect, more will be the acidity. So they are directly proportional. माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा एसिडिटी होगा, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा मतलब जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दे दिया जाएगा, सो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉनिकली रिच, वो उसका आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा बड़ा रिच होगा, एंड दैट्स वाई इट विल बी एबल टू डोनेट मोर। दैट मीन्स एसिडिटी क्या बेसिसिटी क्या हो जाएगी इस केस में, बढ़ जाएगी। Basicity in this case will increase. So these are the two things that you should know. Minus I effect will increase the acidity of the compound and plus I effect जहाँ पे भी होगा वहाँ पे basicity increase करेगा, ठीक है। जैसे मान लो I give you 2-3 examples. One is CH3, C, CH3, CH3H, है ना। Next is CH3, C, NO2, CH3H, then CH3C, और क्या ले, CH3 के जगह यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे ले लेते हैं लेट्स से Cl, ठीक है। अब मैंने इसको A मार्क कर दिया, इसको B मार्क कर दिया और इसको C मार्क कर दिया। आपको मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि इसका एसिडिटी ऑर्डर मुझे लिख के दिखाओ, व्हाट इज़ द एसिडिटी ऑर्डर फॉर दीज 3 कंपाउंड्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो एसिडिटी का मतलब क्या है, मेरे को देखना है कि माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ लग रहा है। माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे देखो, ये तो दोनों हर उसमें सेम है, these methyl groups are the same, so difference कहाँ पे आ रहा है उसको गोला मारो। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे Cl है। क्लोरीन क्या शो करता है, it shows minus I effect, NO2 shows again minus I effect, CH3 methyl group it gives you plus I effect, है ना। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा और पुश करेगा आगे की साइड, तो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी मोर टुवर्ड्स द सेंट्रल कार्बन एटम इन दिस केस, एसिडिटी तो कम होएगी, है ना। नाउ फ्रॉम दिस एंड दिस आई टोल्ड यू दैट एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे Cl है, तो आपने क्या देखा था, इधर NO2 का सबसे ज़्यादा है ना माइनस आई इफेक्ट, सो एसिडिटी इफ देर इज NO2 ग्रुप प्रेजेंट देन इट विल बी द मोस्ट। सो ये वाला जो B है ये सबसे ज़्यादा होगा एसिडिक, फिर अपना क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है सो C, एंड ये तो ऑपोजिट ही है, ये तो और इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर रहा है, तो B, C एंड A, दिस इज द एसिडिटी ऑर्डर ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, विच कार्बोक्सिलेट आयन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल, कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, CH3 COO माइनस दिया है, OO माइनस, तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है दिस इज ऑल कॉमन, दिस इज ऑल कॉमन। डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस को पकड़ो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, गोला मारो, यहाँ पे मिथाइल के साथ साथ देयर इज अ CH2 ग्रुप, गोला मारो, यहाँ पे 2 फ्लोरो ग्रुप्स हैं, इंस्टेड ऑफ 1 Cl देयर आर, इधर एक Cl है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर 2 फ्लोरीन है और यहाँ पे 1 फ्लोरीन है, यहाँ पे 1 फ्लोरीन है, तो बोला सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। अब गाइस इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कोई भी चीज़ के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल कब वो स्टेबल कब होगा, बेसिकली जब उसका आप नेगेटिव चार्ज क्या कर पाएँ, कम कर पाए, है ना। इफ आई कैन इंक्रीज, आई मीन इफ आई कैन डिक्रीज दिस नेगेटिव चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन,
I will get a stable compound. So they are saying which carboxylate ion is the most stable. सबसे ज़्यादा stable वो होगा जो इस negative charge को कम करे. So that means मेरे पास क्या होना चाहिए, कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इसको और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से खींचे. अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से खींचती हूँ तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होएगा, नलिफाई होएगा. सो आई हैव टू सी फॉर दैट कंपाउंड विच शुड हैव मोर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स. जितना ज़्यादा माइनस आई वाले होंगे वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस नेगेटिव चार्ज से यहाँ से और ज़्यादा क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे. सो यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, 1 फ्लोरीन है. सो ऑफकोर्स 4th इज माई आंसर. वाई? बिकॉज 2 फ्लोरीन है यहाँ पे. सो दोनों के दोनों क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे विच विल नलिफाई द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन आर ऑक्सीजन. ठीक है, बेंजीन देखते हैं. बेंजीन कैसे बनाते हैं, ये सी 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 एंड सी, इस तरीके से बनता है स्ट्रक्चर. एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, देयर इज अ पाई बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स इन ऑल्टरनेट पोजिशंस. और ये ऑल्टरनेट में जो होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन. क्या मतलब, मान लो एक कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है. ये सब क्या होते हैं, कॉन्जुगेशंस होती है. सो बेंजीन एक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स अपने को दिखेंगे. क्या इनकी वैलेंसीज कंप्लीट हैं, अब कंप्लीट है. एक हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, है ना. तो ये हो गया अपना कॉन्जुगेशन. अब कॉन्जुगेशन से क्या होता है ना, कॉन्जुगेशन मेक्स अ कंपाउंड स्टेबल. हाउ? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये पाई बॉन्ड्स जब ऑल्टरनेट पोजीशन पे पड़ी होती हैं तो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हॉप कर सकते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, इस तरीके से आगे के साइड. सो दैट्स व्हाट यू कॉल एज डीलोकलाइजेशन ऑफ electrons. Delocalization क्या होगी, when the pi electrons are not present at one place, they can hop around if they are in this conjugated manner. ठीक है, अगर conjugation present है, compound stable होगा. ठीक है, compound क्या होगा, stable होगा, and it's because of the delocalization of electrons. ठीक है, delocalization of electrons की वजह से. right, so ये समझ में आ गया. अच्छा, ये जो डीलोकलाइजेशन है इसको कैसे दिखाते हैं, मान लो तुम्हारे पास ऐसे कार्बन 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 है, तो एक्चुअल में ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे हॉप करती है, ये यहाँ हॉप करती है, ये यहाँ हॉप करती है. सो दिस इज कॉल्ड एज द डीलोकलाइजेशन. इसको दिखाने के लिए आप क्या करते हो, इस तरीके से स्ट्रक्चर में ऐसे गोल करते हो बीच में, विच बेसिकली रिप्रेजेंट्स दैट दीज 1 2 3 4 5 and 6 pi electrons which are present in the center, they are revolving around the plane of your benzene. ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है कंटिन्यूसली घूम रहा है. इसके वजह से, क्योंकि डीलोकलाइजेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली इन दिस मोशन, तो जो अटैकिंग रिएजेंट है उसको पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्ट कहाँ करना है. दैट मेक्स आवर बेंजीन stable. So delocalization of electrons will always make a compound stable. और delocalization कैसे होएगी, conjugation से होएगी. ये चीज़ याद रखनी है थोड़ी सी. ठीक है, now you are ready for the resonance effect. रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं. अब देखो, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे बेंजीन थी, इसमें कुछ भी ग्रुप लग सकता है, जी है ना. तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इन ग्रुप्स पे कभी कभार क्या होता है, लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं, लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. और ये लोन पेयर्स भी आ जाते हैं क्या, अंदर बेंजीन के रिंग में अंदर आ जाते हैं, और ये भी डीलोकलाइजेशन में दे टेक पार्ट. दैट इज वन थिंग. सेकेंड, दूसरी चीज क्या हो सकती है, देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप्स जहाँ पे मतलब एक एक्स्ट्रा एरिया मिल जाता है किसको, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बेंजीन के, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल एज द रेजोनेंस इफेक्ट. इट्स बेसिकली whenever there is a group present on the benzene, it will either give a pair of electron from its side to the benzene ring so that they can take part in that delocalization, making the overall compound stable. Or what they can do is that functional group which is present on the benzene can be an extra area where the electrons of the benzene can go and have more delocalization. So in both the cases ये जो resonance effect होता है इसकी वजह से क्या होती है, stability आती है कंपाउंड में. So this is what it is. और ये किसका होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं. ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, जहाँ पे पाई बॉन्ड है, सिर्फ वो इन्वॉल्व होते हैं. So that is represented by your this formula, इस तरीके से.
ठीक है। दिस इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन, ये आपका थ्रू द चेन होता है इफेक्ट, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो मैंने आपको समझाई दिया क्या होता है। अब कुछ ग्रुप्स होते हैं जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, जैसे आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन केस ऑफ फिनॉल। मान लो तुम्हारे पास इस तरीके से फिनॉल है ना, ये फिनॉल कैसे बना, इसने 2 बॉन्ड्स बनाई, बट इट ऑल्सो हैज़ दीज 2 लोन पेयर्स। एक्चुअल में इसके पास ऐसे 2 लोन पेयर्स भी होते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, ये जो एक लोन पेयर है इसमें से, ये क्या है, बेंजीन में यहाँ पे चला जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस द पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर विल मूव हियर, है ना। तो एक और तरीके का स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका, क्या, O और H के यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गई, विच इज़ क्रिएटेड बाई दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई, और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये उठ के कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए। क्लियर। अब अगर ये, हाँ, इसके बाद क्या होगा आगे, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, दैट्स वाई दिस ऑक्सीजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल कम हियर एंड मेक अ बॉन्ड, इसकी वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा अपने ऐसे करके, OH प्लस यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे आ गए, दैट रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव चार्ज। अगेन दिस विल मूव हियर, दिस विल मूव हियर, सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल कीप ऑन मूविंग। हुआ क्या यहाँ पे, द लोन पेयर फ्रॉम द ऑक्सीजन of the OH group has participated in our delocalization. Because of this, phenol is now more stable. So ऐसे जितने भी ग्रुप्स हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको क्या है और बेंजीन में डीलोकलाइजेशन के लिए डालते हैं, दे आर सेड टू गिव अ प्लस आर इफेक्ट, राइट। एंड माइनस आर इफेक्ट क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट। मान लो तुम्हारे पास इस तरीके से NO2 ग्रुप है, या कोई इजी सा ले लेते हैं, मान COH ले लेते हैं। अब COH के पास ये जो कार्बन है, इट डज नॉट हैव एक्स्ट्रा लोन पेयर्स टू गिव इन द बेंजीन। सो ये क्या करता है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन के लिए और बाहर आ जाते हैं। सो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन में हो रही थी उसको भी अपने ऊपर थोड़ा सा डीलोकलाइज होने देंगे, इनको बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। सब ये माइनस आर इफेक्ट कौन कौन शो करता है, नाइट्रो ग्रुप सबसे ज़्यादा, COH, नाइट्राइल, एस्टर ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। लर्न क्या करना है, ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल का OH ग्रुप, OR ग्रुप, NH2 पे भी क्योंकि एक लोन पेयर होता है, क्लोरीन पे भी होते हैं, ब्रोमाइड पे भी होते हैं, आयोडाइड पे भी होते हैं, थायोल में भी होते हैं। सो एनी ऑफ द ग्रुप विच इज गोइंग टू बिहेव एज प्लस आर ग्रुप, that means it should have lone pairs to give at least, ठीक है, ये है बात। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ योर CH बॉन्ड of an alkyl group which is directly attached to an unsaturated system. So let's try to construct this. मान लो अपने पास unsaturated मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होनी चाहिए, है ना। तो मान लो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और ये स्ट्रक्चर, ये इसका कंपाउंड बना रही हूँ मैं, ये हो गया अपना CH3, CH, H एंड H। अब ये क्या है, अच्छा मैंने ये बता दिया कि नहीं, जो अपना रेजोनेंस इफेक्ट है ये क्या है, इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो अ परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो अ परमानेंट इफेक्ट। अभी तक जो किए हैं हमने परमानेंट इफेक्ट किए हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए देयर आर 2-3 थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर हैंड। क्या क्या, इसमें आपको क्या चाहिए होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आपको पहले अल्फा कार्बन पता होना चाहिए क्या होता है। अल्फा कार्बन होता है कोई भी कार्बन विच इज प्रेजेंट या विच इज बॉन्डेड टू द कार्बन अटैच टू अ फंक्शनल ग्रुप। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो आपके पास मैं अल्कीन का एक कंपाउंड देती हूँ, यही ऊपर वाले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, इट इज़ दी एल्कीन। एल्कीन के साथ में ये वाला जो कार्बन है ये एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप है। सो इसके जस्ट साथ में जो अटैच्ड होता है ये वाला जो कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। लाइकवाइज अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, द हाइड्रोजन्स विच आर अटैच्ड टू दैट अल्फा कार्बन आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन्स। सो इसका मतलब अगर मैं ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाऊँ CH3 HH CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो अपना
कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और ये जो अटैच्ड हाइड्रोजन है इसके साथ दीज आर योर अल्फा हाइड्रोजन्स। सो अल्फा हाइड्रोजन्स की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो होता है जिसका नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, पहली चीज़। दूसरा, कार्बोकेटाइन्स क्या होते हैं? ऐसे कोई भी कंपाउंड जिस पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कार्बोकेटाइन बोलेंगे। आगे ये पूरा कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन में सिखाऊं भी की बाद में इंटरमीडिएट्स में। अभी के लिए इतना जान लो, जैसे मान लो यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे ये हो गया अपना CH3, तो इसमें अल्फा कार्बन कौन सा हो गया? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप दैट वी हैव रेफर्ड टू, और ये जो इसके जस्ट इमीडिएटली ये जो कार्बन है ये क्या हो गया? अल्फा कार्बन। सो अल्फा कार्बन जो है उसके साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स बोलते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए देयर आर टू मेन थिंग्स दैट शुड बी देयर। क्या क्या? एक तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिग्मा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और दूसरा क्या होने चाहिए? एम्प्टी p ऑर्बिटल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एम्प्टी p ऑर्बिटल। ये ध्यान रखो, जब भी यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन होता है, प्लस चार्ज जब भी होता है, प्लस क्यों आया? क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है। सो व्हेनेवर देयर इज अ प्लस चार्ज प्रेजेंट ऑन द कार्बन, आंख बंद करके समझ लेना कि ये क्या है? एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है। क्या है? एम्प्टी p ऑर्बिटल है उस कार्बन के पास। तो लेट्स ट्राई टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड CH H एंड H, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? CH H, इस तरीके से है। नाउ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन। दिस पॉजिटिव चार्ज मीन्स कि इस कार्बन की एक ऑर्बिटल जो है p वाली वो क्या है? ऐसे खाली पड़ी हुई है। सो ये दोनों क्राइटेरियाज हो गए, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी अपने पास, जो इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं उनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सो होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू दिस अल्फा कार्बन, बेसिकली द अल्फा हाइड्रोजन दैट वी हैव, इट इज वेरी क्या बोलते हैं, डोनेट बहुत ईजिली करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपनी बॉन्डिंग के लिए इसने इन्वॉल्व कर रखे थे, ये इलेक्ट्रॉन ये कहाँ डोनेट कर देता है? एम्प्टी p ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है साइड वाले कार्बन के, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच दिस विल हैपन, यहाँ पे इस कार्बन के, मान लो आई जस्ट राइट इट हियर, सो इस कार्बन की ऑर्बिटल अगर हम बनाए तो ये कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसने हाइड्रोजन ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। सो नाउ द इलेक्ट्रॉन विच वॉज इनिशियली प्रेजेंट हियर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इट हैज डोनेटेड टू द कार्बन्स एम्प्टी p ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ विच इस हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। आप देख रहे हो इसकी वजह से क्या हुआ है? देयर इज वन मोर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट्स पॉसिबल फॉर दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड अगर एक तरीके का और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या है? कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। सो मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन जितनी ज्यादा होगी उतना स्टेबल होगा। वो कैसे होगा? जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हुए उतनी बार ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखेगा। जितनी बार ये हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ उतनी बार क्या होगा? अपना स्टेबल ज़्यादा होगा। जैसे मान लो दिस इज वन स्ट्रक्चर, व्हाट इज वन मोर स्ट्रक्चर? द इलेक्ट्रॉन्स विच वर इन्वॉल्व्ड इन द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन दिस C एंड H, ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? इधर डोनेट कर सकता है। सो इन दैट केस यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर CH, और ये जो p ऑर्बिटल था यहाँ पे, इस p ऑर्बिटल में क्या आ गए? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आ गए, ये यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन हियर विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज वन मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा भी बना सकते हो विद दिस, है ना। सो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर द नंबर ऑफ, लिख लो इसको, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होएगी? स्टेबिलिटी। मोर विल बी द स्टेबिलिटी, ठीक है, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। देखो यहाँ पे हाँ लिखा भी हुआ है मैंने, मोर द अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा टर्शरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। टर्शरी क्या था?
जब आपके पास 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे, मान लो यहाँ पे ये अल्काइल, ये अल्काइल, ये अल्काइल और इस पे से पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ टर्शियरी कार्बोकेटाइन। वैसे ही अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन है, बट दो साइड ही अल्काइल ग्रुप्स है, CH3 CH3, और इस साइड क्या है, हाइड्रोजन है, दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे प्राइमरी क्या होगा, जब एक साइड ही अपनी अल्काइल ग्रुप है, बाकी सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सो इफ दैट इज द केस देन वी कॉल दिस एज अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इनकी स्टेबिलिटी अगर देखनी है तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स कितने बन सकते हैं वो देखना है। इस कार्बन पे ये मेन कार्बन है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। अब इसके अराउंड पे ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन डू यू सी हियर? 3 फ्रॉम योर, 3 फ्रॉम योर, 3 फ्रॉम योर, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन्स 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है, एंड हियर यू हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, दैट इज योर टर्शरी। वही बोल रहा है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ठीक है। लास्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। द फोर्थ इफेक्ट दैट वी आर गोइंग टू सी इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको समझने के लिए लेट्स टेक अ कंपाउंड विच हैज लेट्स से कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? CH3COO एल्डिहाइड ले लेते हैं, चलो ठीक है, एसिड एल्डिहाइड ले लिया मैंने, ये स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? जैसे ही मैंने, बाय द वे दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट, जैसे ही मैं इसमें कोई रिएजेंट डालूंगी तो ये इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट शो करने लग जाएगा। कैसे, देखते हैं। जैसे ही आपने इसमें कोई रिएजेंट डाला तो होता क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये पाई बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। सो व्हेनेवर आई पुट अ रिएजेंट, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस कंप्लीटली गेट्स ट्रांसफर्ड टू द एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये कहाँ चला जाता है? इस ऑक्सीजन पे चला जाता है, जिसके वजह से नाउ द स्ट्रक्चर विल बी, oxygen will have this negative charge because this pi electron has completely shifted to your electronegative atom। और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। था तो इसका भी एक ना, ये इलेक्ट्रॉन एक तो इस कार्बन का था, अब दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? ऑक्सीजन के पास चले गए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या हो गया? It's the complete transfer of pi electrons this time. Complete transfer of pi electrons to the more electronegative atom when a reagent is added. ये देखो यहाँ पे, it's a temporary effect that involves the complete transfer of pi electrons of a multiple bond. यहाँ पे बीच में multiple bond होना चाहिए, single bond में नहीं होगा ये, ठीक है, टूवर्ड्स वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है। अब प्लस ई इफेक्ट, इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को दो तरीके से देखते हैं, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट क्या होता है? अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई कंपाउंड था, C डबल बॉन्ड R, ठीक है, और बाकी सब लेट्स से ऐसे ही रख देते हैं। अब मैंने इसमें कोई रिएजेंट डाला, रिएजेंट डालने के बाद क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ हैं? यहाँ पे मूव कर गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे। अगर यहाँ पे मूव कर गए तो कार्बन विल गेट द नेगेटिव चार्ज एंड दिस R ग्रुप गेट्स द पॉजिटिव चार्ज। अब मेरा जो अटैकिंग स्पीशीज़ है, मान लो अटैकिंग स्पीशीज़ क्या है? कोई A+ करके कोई आयन है जो अटैक करना है। ये A+ कहाँ जाएगा? जहाँ पे ये नेगेटिव वाला चार्ज है। सो इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ गए? इधर ही गए। इसको आप प्लस ई इफेक्ट बोलते हो। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, कहाँ से कहाँ किया ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? R से C में हुआ ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर C पे हुआ और अटैक भी कहाँ हो रहा है? C के ऊपर हो रहा है। सो दिस C ग्रुप इज सेड टू शो प्लस E इफेक्ट। So when the electron transfer takes place through the atom to which the attacking reagent gets attached, attachment क्या होगी? C की C पे ही होगी, तो उसको प्लस E इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा, मान लो आपके पास ऐसे ही था, अब मैंने इसमें क्या डाला? कोई B नेगेटिव करके आयन डाला। अब इलेक्ट्रॉन जो B पॉजिटिव करके कोई आयन डाला। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ होंगे? इस ऑक्सीजन पे होंगे। इफ दैट हैपन्स, ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव चार्ज, दिस विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। और अब अपना ये जो B+ है वो कहाँ पे करेगा अटैक? इट्स अगेन अटैकिंग योर नेगेटिव वाला पार्ट, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ ट्रांसफर हुए? यहाँ पे हुए ट्रांसफर, और अटैक भी कहाँ हुआ है? O पे हुए। तो दिस इज ऑल्सो अ प्लस E इफेक्ट। माइनस E इफेक्ट क्या होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं आउट ऑफ द 2 एटम्स, उससे ऑपोजिट वाले पे अटैक हो रहा है अगर, तो दैट इज योर माइनस E इफेक्ट। ठीक है,
चलो, let's see this question and wrap this up. The interaction between pi bond and the lone pair of electrons present on the adjacent atom is responsible for what? एक पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पाई बॉन्ड आ गया तो इंडक्टिव इफेक्ट तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, करेक्ट. हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कोई पाई बॉन्ड का केस नहीं था. इट इज एम्प्टी पी ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. तो रह गया इसके बीच में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज नॉट द इंटरेक्शन ऑफ द पाई बॉन्ड विद लोन पेयर्स, इट्स जस्ट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट पाई बॉन्ड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो मेरा इलेक्ट्रोमेरिक भी नहीं हुआ. तो आंसर क्या हो जाएगा? रेजोनेंस इफेक्ट. जैसे देखो यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे ऐसा कुछ किया था. तो दीज आर द लोन पेयर्स, है ना, एंड बिकॉज ऑफ दिस इज द पाई बॉन्ड विच इज मूविंग. सो इट्स द इंट्रैक्शन बिटवीन द पाई बॉन्ड एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और आंसर विल बी रेजोनेंस इफेक्ट. सो दिस इज द एंटायर समरी. हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया जो परमानेंट है, रेजोनेंस पढ़ लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिया. नाउ यू गाइज आर एब्सोल्युटली रेडी टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक रिएक्शन टाइप्स एंड इंटरमीडिएट्स दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. आपने क्या करना है? टेल मी विच वन इज द मोस्ट एसिडिक आउट ऑफ दिस. ये या ये. वापस से गो बैक टू दैट इंडक्टिव इफेक्ट और वहाँ से देखो कि आंसर क्या होगा. कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सी. I'll see you soon in the next video. Alright guys, so that's it for today's video. I hope you really liked it and it cleared your concepts regarding this electronic effect. If you liked the video, give it a thumbs up and also subscribe to the channel. The next topic is going to be on organic reaction mechanisms and attacking reagents, electrophiles, nucleophiles, ये सब पढ़ेंगे. So stay tuned and I will see you in the next video. Thank you.